नमस्कार दर्शक मित्र, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी के बारे में। और नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है श्री अनिल प्रथम सर, एक्स डीजीपी गुजरात। तो सर, मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे ये है कि नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी, उनके साथ आप किस तरह जुड़े हैं, और ये जो नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी है वो पहले तो क्या है, कब से ये चालू हुई है, ये इनका मेन एजेंडा क्या है, वो मुझे सर आपसे थोड़ा जानना था। सबसे पहले तो नमस्कार, आपने यहाँ बुलाकर मौका दिया। जी जी। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के अंदर ये प्रोविज़न है कि आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जी जी। और पब्लिक हित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ काम कर सकते हैं। जी इसी तरीके से आदमी कोई भी नौकरी, बिजनेस या प्रोफेशन के साथ साथ जी कुछ ऐसा भी करना चाहता है जिससे उसको लगे कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है। जी जी। तो जहाँ तक इस संस्था की बात है, करीब 2016 में कुछ लोग काफ़ी उसमें सरकारी ऑफिसर्स हैं, सरकारी स्टाफ हैं, वो लोग कुछ लोगों को इकट्ठा करके ऐसे मुद्दों पर काम करना चाहते थे जी। जो सोशल हैं, ओके। जिससे लोगों का एम्पावरमेंट हो। जी तो मुझे भी संपर्क किया गया, मुझे लोग अच्छे लगे और मैं उसका एक रजिस्टर्ड मेंबर बन गया जी जी। और मैं उसके साथ चला आ रहा था। तो इनका ऑफिस जो है दिल्ली में है जी और इसका जो स्कोप ऑफ वर्क है, नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी, जी जी। वो ऑल ओवर इंडिया है। जी जी। जैसा कि नाम से आपको पता चलता है कि ह्यूमन को एम्पावरमेंट करने का काम ये करती है। जी जी। तो ह्यूमन को कैसे एम्पावरमेंट कर सकते हैं? एक थिंक टैंक है, ओके। एक इंटेलेक्चुअल चीज़ है जिसमें लोग विचार करते हैं जी और आगे काम करते हैं। जी। तो ये इसका एक मेन हेतु है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि NHES के साथ आप किस तरह से जुड़े हुए हैं। मैं NHS में पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आज से 2 साल पहले जी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी जी। जी और उससे पहले का जो एडमिनिस्ट्रेशन था जी। उसमें कई ऐसे इशू थे जिससे लोगों के बीच में बहुत विवाद चल रहा था, जी सहमति नहीं बन रही थी और काम आगे नहीं बढ़ रहा था। जी। 2 साल पहले, क्योंकि मैं नौकरी में था, रिटायर तो मैं अभी हुआ हूँ, जी जी। तो उस समय हमारे जो बायलॉज हैं जी इसमें ऐसा है कि आप किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी का पद लेंगे तो वो इलेक्शन से होता है। जी। काफ़ी लोगों की अगर इलेक्शन से तब होगा जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट हों। जी। तो 2 साल पहले जब काफ़ी थोड़ा सा डिस्प्यूट चलता था, जी तो जो काफ़ी मेंबर्स थे उन्होंने मुझे भी थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि साहब आप भी फॉर्म भर दीजिएगा। जी। तो मैंने बोला कि भाई मैं अभी सरकारी नौकरी में हूँ और फॉर्म भरना मेरा थोड़ा सा एडवाइजेबल नहीं है, जी क्योंकि उसमें फिर गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। जी। लेकिन अगर ज़रूरत है, अगर मुझे ऑफ़र किया जाता है तो मैं जवाबदारी ले सकता हूँ। ये मेरा एक्सक्यूज हो सकता है सरकार को जी कि भाई मैंने तो ये जो जवाबदारी लिया, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा जी।
तो इस तरीके से मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है, और मुझे उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी का ऑफ़र किया सभी ने, और ऑफिशियली मीटिंग हुई, और उसमें क्योंकि कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं था तो मुझे फिर उन्होंने बनाया। तो पिछले 2 साल से मैं एज नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी के हिसाब से काम कर रहा हूँ, और इसमें हमने काफ़ी काम किया है, और पेपर वर्क पे हमने काफ़ी काम किया है, और जो सरकार की नीति है कि डिजिटल इंडिया पे काम होना चाहिए, तो हमने काफ़ी चीज़ डिजिटल मोड पे NHS में ला दी है। डिजिटल मोड मतलब हमने हमारी ऑनलाइन मीटिंग को लीगल कर दिया है। हमने व्हाट्सएप पर डिजिटल व्हाट्सएप मीटिंग को भी रेगुलर कर दिया है। तो हमारे डिसीजन इस तरह से हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि हमारी मीटिंग जैसे जनरली होता है कि हम 3, 4, 5, 10 लोग बैठे हैं, तो हम एक दूसरे के सामने होकर मीटिंग करते हैं या इमीडिएटली करते हैं। हमने ऐसे भी किए कि हमारी मीटिंग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक चलती रहती है। तो हम क्या करते हैं कि हम एजेंडा फाइनल कर लेते हैं। एजेंडा 10 एजेंडा है, तो हर एजेंडे पर हर मेंबर का ओपिनियन यस या नो या साइलेंट अगर आ जाता है तो हम उसको कंक्लूड कर लेते हैं और उसको एक मिनट्स के रूप में बना देते हैं। तो ये सब हमने काम किया। तो 2 साल मेरा प्रेसिडेंट का ये काम रहा। इसमें दूसरा जो भी डिसीजन होता था सभी एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स की सलाह से और मेजॉरिटी से हम काम करते आए हैं। जी। सर मुझे ये जानना है कि NHS है वो जो मुख्य काम वगैरह है वो क्या कर रहा है अभी? जैसा मैंने बताया, मुख्य काम तो हमारा 14 अप्रैल का एक रहता ही है। इसके अलावा हमने एजुकेशन पे काफ़ी जोर दिया, और हमने एक स्कूल के बच्चों का कोचिंग का खर्चा भी हमारी NHS बॉडी ने उठाया। हमने कहा कि वे बच्चे जब तक एजुकेशन में आगे नहीं जाएंगे उसमें हमें मदद करनी चाहिए। तो हमने जो भी NHS ने डिसाइड किया उतना खर्चा कुछ बच्चों को पढ़ाई के लिए, बुक्स के लिए, लाइब्रेरी के लिए ये दिया गया। दूसरा हमने जो कुछ ऐसे केस जिसमें लोग प्रोटेस्ट करना चाहते थे, उनको लगा कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो जिस केस को हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने कहा कि इसमें हमें इस मुद्दे पे इसके साथ खड़े होना चाहिए, तो हमने उसको ऑफिशियली सपोर्ट किया। सपोर्ट मतलब उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव फिजिकली उस प्रोटेस्ट में हाजिर भी रहे, और हमारा बैनर भी वहाँ डिस्प्ले होता था। तो इस तरह से हमने अपने आप को सपोर्ट भी किया। तो ये मुख्य काम हमारे रहे। जी। सर आपने कहा ये थिंक टैंक है, तो जो हमारे जो ह्यूमन एम्पावरमेंट की जब भी बात आती है तो ह्यूमन एम्पावरमेंट में ये किस तरह काम कर रहे हैं? प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्या यहाँ पर हो रही है? जब भी हम थिंक टैंक की बात करते हैं इंडिया के संदर्भ में, तो उसमें मोस्ट लर्नेड इंटेलेक्चुअल और सबसे ज़्यादा जिसके पास डिग्री रही उस व्यक्ति का नाम आता है, तो वो व्यक्ति हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की। चीफ और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके वो चेयरमैन थे, और प्रैक्टिकली बाकी सब मेंबरों ने उतना काम नहीं किया किसी भी कारण सर जितना अकेले ने इन्होंने किया। और ये तैयार हुआ, करीब 3.25 साल में तैयार हुआ। तो जब भी हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की, तो ह्यूमन एम्पावरमेंट के सारे प्रोविज़न इस संविधान में हैं। तो हम सबसे पहले तो डॉक्टर अंबेडकर का
जो जन्मदिन है 14 अप्रैल, उसको ये हमारी नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी, ब्रीफ में NHES, इसको एक मुख्य तरीके से बनाती है। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक स्टेचू है और उसमें काफ़ी संस्थाएं मिलकर वहाँ एक प्रोग्राम हर 14 अप्रैल को करती हैं, जिसमें लाखों लोग आते हैं, सुबह से अपने श्रद्धांजलि देते हैं, उनको चाय नाश्ता खाना और ज़रूरी बुक्स, मटेरियल, लिटरेचर सब बाहर स्टॉल लगती हैं और पूरा एक दिन माहौल फेस्टिवल का माहौल रहता है। तो इसमें हम भी पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी संस्था NHES इसमें रेगुलरली हर साल पार्टिसिपेट करती है। एक ये हुआ। इसके अलावा हमने कई सेमिनार किए हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन, जिसमें अलग अलग मुद्दों के ऊपर लोगों को एम्पावर करने की कोशिश की है। साथ में ही कुछ अगर विक्टिम्स या कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें किसी के साथ अन्याय हुआ, स्पेशली एट्रोसिटी केस में, तो उस केस में हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो भी चीज़ हम लेना चाहते हैं, पहले हम उसको एक नंबर देते हैं और फिर हम उसके ऊपर सीरियसली उसको फॉलो अप करते हैं और अंत तक वो पहुँचे, सज़ा तक पहुँचे, ऐसा हम ध्यान रखते हैं। आप समझ सकते हैं कि जैसे पुलिस में FIR नंबर होता है या कोर्ट में कोर्ट केस नंबर होता है, ऐसे ही हमारा NHS का भी नंबर होता है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम सिर्फ NHS अकेली संस्था नहीं है, ऐसी बहुत सी हजारों संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं। तो हमें सिर्फ जो हमने केस टेकअप किए वो अच्छी तरह से हो, इसका हम इंटेलेक्चुअली ध्यान रखते हैं। इस पे हमारा फोकस रहता है। जी, तो पूरा ट्रैकिंग हो जाता है कि भाई कौन सा नंबर है और किस हिसाब से अभी कहाँ तक केस पहुँचा हुआ है। यस, ये हमारा प्रयास रहता है कि जो हमने केस लिया वो सही तरह से आगे तक जाए। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए कि किसी के साथ ऐसी कुछ हैरेसमेंट की चीज़ वगैरह हुई है, अगर वो लीगली एडवाइस उनको चाहिए तो कुछ लीगली एडवाइस का भी यहाँ पर कुछ है या ऐसा कुछ प्रोविज़न है? हमारी एक पूरी एक लीगल सेल हमने बनाया हुआ है। ये बड़ी हर्ष की बात है कि हमारी इस NHS में वकील काफ़ी हैं और वो वॉलंटरीली अपने ऑफिस से जो केस हम लेते हैं उसमें मदद करते हैं। मदद कैसे करते हैं? नंबर 1 तरीका उसका बताता हूँ। मदद ऐसे करते हैं, पहले जो विक्टिम है या जो कंप्लेनेंट है उससे और उसके रिलेटिव से मिलते हैं, उनको एम्पावर करते हैं कि आपके पास अभी ये प्रोविज़न है, ये रास्ता है, आप इस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं, आप इस तरह से अपनी रजुआत कर सकते हैं और आपको ये हक है। उसके बाद फिर जब वो तैयार हो जाता है तो वो हम उसके केस की जैसे मैंने बताया IO है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसको भी हम बताते हैं कि भी अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो, टाइमली इन्वेस्टिगेशन हो। जैसा कि आपको पता होगा एट्रोसिटी एक्ट में टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है कि टाइमली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, टाइमली चार्जशीट होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो हम सीनियर अधिकारी के पास या कई केस में हमें कमीशन तक जाना पड़ा, मतलब SC कमीशन या एट्रोसिटी कमीशन, वहाँ जाके वहाँ भी हम इंटरवीन करके वो केस को आगे बढ़वाते हैं। इस तरह का हम काम करते हैं। जी सर, तो एक तो सर ये बात हो गई कि लीगल एडवाइस सारी चीज़ें आ रही, पर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि भाई हमारे ह्यूमन राइट्स क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है या फंडामेंटल राइट्स वगैरह क्या है। बहुत सारे लोगों को तो एट्रोसिटी एक्ट किस तरह काम कर रहा है वो भी पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस फैलाने में
ये NHES है वो कुछ अभी काम कर रहा है सर? NHES का काम जैसे मैंने पहले भी बताया, ये एक थिंक टैंक है। ये कोई अल्टरनेटिव सिस्टम नहीं है। ये अपने आप में कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। मतलब जिनका काम है, जिस डिपार्टमेंट का काम है अवेयर करने का, जैसे हम बात करें सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट या नेशनल कमीशन या वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट या लॉ डिपार्टमेंट, इन सब के काम हैं। इनके पास, इनके अंडर में अटैच ऑफिस है, सबऑर्डिनेट ऑफिस है, ये उनकी जवाबदारी है ट्रेनिंग भी देना। या अगर कोर्ट की बात करें तो लीगल एड अथॉरिटीज बनी हुई हैं। तो हमारा काम ये है, NHS इस पे फोकस करती है कि जिनकी जवाबदारी है उनको रिमाइंड करके अपना काम पूरा करने का एक उनके ऊपर प्रेशर तो नहीं कह सकते, उनको रिक्वेस्ट किया जाए, उनको रिमाइंड किया जाए और कई जगह उनको मदद भी की जाए, क्योंकि कई बार उनके ध्यान में नहीं रहता या कई बार उनको किसी दूसरे काम के हिसाब से ध्यान नहीं दे पाते। और कई जगह जहाँ कोई नेग्लिजेंस है किस लेवल पे, तो सीनियर लेवल पे ध्यान दिला के वो काम करवाना। इस तरह का हम नेट वर्किंग इसको बोलते हैं, नेटवर्किंग और ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द विक्टिम एंड द अथॉरिटी जिसकी जवाबदारी है, वो काम हम करते हैं। ये काम हम कंसर्न अथॉरिटी से मिलके करते हैं, ये काम हम विक्टिम को समझा के करते हैं, और ये काम हम उनको जो बीच की जो दूसरी पार्टीज भी हैं, NGO भी हैं, हम उनको भी समझाते हैं। भाई ये जैसे सपोज अगर हमारी जो NHS है इसका स्कोप अभी क्योंकि नई संस्था है, हर स्टेट में नहीं है। अगर हमारे पास जिस जगह हमारा मेंबर नहीं है तो वहाँ हम काम कैसे करेंगे? तो हम दूसरी संस्था को रिक्वेस्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं कि भाई आप इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम अपने केसेज को अगर हमारे ध्यान पे आता है तो उनको भी जवाबदारी कहते हैं, भाई आप जैसे हम कर रहे हैं आप अपने एरिया में ये काम करें। तो ये भी हम काम पूरा कोऑर्डिनेशन का काम तो आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बिटवीन NGOज, हमारा ये रहता है। जी सर, मान लीजिए किसी को NHES के साथ जुड़ना है तो उनके लिए क्या प्रोसीजर वगैरह है? NHS में जुड़ने के लिए हमारा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है। उस फॉर्म को भरना पड़ेगा। उसके बाद जो NHS का जो वर्किंग सिस्टम है उसमें एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर उसको वेरीफाई करे, उस मेंबर को उसको रिकमेंड करे कि भाई ये मेंबर बिल्कुल सही है, जो NHS के बायलॉज हैं उसके हिसाब से वो तैयार है, मैं जानता हूँ। और वो खुद भी राइटिंग में हमें लिख के देता है, साइन करता है, बाउंड होता है। उसमें ये भी कंडीशन है कि अगर मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी करूँगा जो NHS के बायलॉज के खिलाफ है या संविधान के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है, तो उसका पद, उसका जो मेंबरशिप है वो रद्द हो सकती है। तो ये हम लिखित करने के बाद हमारी मीटिंग में उसको पहले एसोसिएट मेंबर लेते हैं फॉर 2 इयर्स, और जब 2 साल होने के बाद वो रजिस्टर मेंबर, रेगुलर मेंबर हो जाता है। रेगुलर मेंबर होने का मतलब ये है कि वो एलिजिबल हो जाता है कि भविष्य में कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी में कोई उसको पद लेना हो तो वो ले सकता है और डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकता है इसके काम के अंदर। जी, ओके, थैंक यू सर। सर ने नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी के बारे में सारी चीज़ें बताई कि भाई किस तरह ये काम सोसाइटी कर रही है, क्या क्या इनके बायोलॉजी वगैरह है। मेन चीज़ तो जो बात की ह्यूमन एम्पावरमेंट की, तो किस तरह पूरी लीगल एडवाइस सारी चीज़ें ये सोसाइटी वगैरह है वो दे रही है। और किसी को जुड़ना भी हो
तो किस हिसाब से जुड़ सकते हैं, किस तरह से पहले फॉर्म वगैरह भरना है, बाद में एसोसिएट मेंबर वगैरह बनेंगे और उसके बाद में रजिस्टर मेंबर वगैरह बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की। आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा माहिती वगैरह चाहिए तो यहाँ जो संस्थान है उनका नंबर दिया हुआ है, आप उन पर भी संपर्क वगैरह कर सकते हैं। आज हमने नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी के बारे में सारी डिटेल में बातचीत की और सर ने, श्री अनिल प्रथम सर है, उन्होंने हमने सारी चीज़ें हमारे साथ साझा की। तो मैं सर का खूब धन्यवाद करूँगा कि सर के जो बिजी शेड्यूल वगैरह है उनमें से सर ने टाइम लेकर ये सारी चीज़ें हमें बताई। सर का तो पहले मैं खूब धन्यवाद करूँगा। और अगर आप भी NHES के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो आप यहाँ दिए गए संपर्क नंबर पर जल्द से जल्द कांटेक्ट वगैरह कीजिए और सारी जानकारी भी आपको वहीं से मिल जाएगी। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।